हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोशी स्टडी। हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम नेशनलिज्म इन यूरोप के आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर फ्रांस की करेंसी क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंच फ्रैंक, शेकिल, लिवरे या यूरो। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका जो भी आंसर आपको आता है उसको वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो चलो वापस आते हैं हम अपने लेक्चर पे। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाई देयर इज एन एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जहां पर हमने 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक की पूरी हिस्ट्री डिस्कस की थी, जो कि बेस्ड थी इस नेशनलिज्म की, जो कि यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी में राइज कर रहा था। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर दिए गए लिंक को फॉलो करो। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है यूरोप का मैप, और ये है कंट्री फ्रांस। इन 18th सेंचुरी फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आ जाता है, और अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो ये थी जुलाई 14 1789। और ये रेवोल्यूशन आता है उस टाइम के जो फ्रांस के मोनार्क थे, जिनका नाम था किंग लुइस 16। और ये जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इसका आउटकम था डेमोक्रेसी। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आई आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि प्रेजेंट में कंसीडर किया जाता है बेस्ट वे टू रूल टू एनी कंट्री। ये जो टर्म डेमोक्रेसी है, ये डेराइव किया गया फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जहां पर डेमोस के मीनिंग है पीपल एंड क्रेशिया के मीनिंग है पावर। इट मींस रूल बाय द पीपल। और इसको बेटर वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा एब्राहम लिंकन, जो कि यूएस के 14th प्रेसिडेंट थे, उनके फेमस कोट से, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा हो। तो ये जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, इसको डेराइव करने के पीछे बहुत सारे फिलोसफर्स का हाथ था, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एंड वेरियस अदर्स। और देखो, जो जॉन लॉक और रूसो थे, यहाँ पर इन्होंने बात की कि बाय बर्थ किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो, और सब कंसीडर किए जाएं इक्वल बिफोर लॉ, जो कि फ्रांस में उस टाइम पर नहीं किया जाता था। और रूसो ने अपनी बुक इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये भी आइडिया दिया, यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाए तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, ये है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू जो कि एक जज थे, और यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइडेड रहनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जब हम प्रेजेंट में देखते हैं तो आज के टाइम पर जो भी गवर्नमेंट हैं इन ऑल द कंट्रीज, वहां पर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कंसीडर किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो आइडिया था, ये बेसिकली बोरो किया गया फ्रॉम मॉन्टेस्क्यू, जो कि उन्होंने दिया था इन हिज बुक। और देखो, खासकर मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो आया है 1789 में, बट जो जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू थे, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से काफी पहले ही इनकी डेथ्स हो चुकी थी। बट इन लोगों ने ये आइडिया पेन डाउन कर दिया था इन देयर बुक्स। और आगे चलकर इन्हीं फिलोसफर्स के जो व्यूज थे, वो बेस बने फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट रेवोल्यूशन डिस्कस करने से पहले हमें उस टाइम की जो फ्रेंच सोसाइटी थी, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रांस को और फ्रांस के लोगों को क्यों जरूरत पड़ी इन व्यूज को अडॉप्ट करने की। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वो बेसिकली डिवाइडेड थी इन 3 स्टेट्स, और ये स्टेट्स थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और ये बहुत हद तक सिमिलर था टू द
वैदिक एज कास्ट सिस्टम जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता था इन वैदिक एज, जहां पर के 4 क्लासेस एग्जिस्ट करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो फ्रांस में जो 18th सेंचुरी में अरेंजमेंट था ये भी कुछ उसी टाइप का अरेंजमेंट था। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्जी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इन डार्क एजेस यूरोप में जो पोप का रूल था वो सुप्रीम था, बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ डार्क एजेस, जब वहां पर रेनेसा मूवमेंट चली तो जो पोप की सुप्रीमेसी थी, जो चर्च की सुप्रीमेसी थी, वो डिक्लाइन करने लगी। बट स्टिल दे आर अ वेरी पावरफुल क्लास इन फ्रेंच सोसाइटी। ये फ्रेंच सोसाइटी में काफी ज्यादा असर रखते थे, इसी वजह से इनको कंसीडर किया जाता था एज फर्स्ट स्टेट। फिर जो सेकंड स्टेट थी ये कंसीडर की जाती थी नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी कि किंग, कोर्ट मेंबर्स, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये कंसीडर किए जाते थे एज सेकंड स्टेट, और ये स्टेट भी काफी ज्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता था इन फ्रांस। और लास्ट था थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट जो था ये था कॉमनर्स का, और जो आम जनता थी वो बिलोंग करती थी इसी थर्ड स्टेट से। तो ये जो थर्ड स्टेट था ये फर्दर डिवाइडेड था इनटू 2 क्लासेस, और ये 2 क्लासेस थे, बोर्जोआज एंड प्रोलेटेरिएट। बोर्जोआज वो लोग थे जो फ्रेंच सोसाइटी का मिडिल क्लास कंसीडर किए जाते थे, और यहाँ पर रिच और एजुकेटेड लोग दोनों ही थे, जैसे कि बिजनेसमैन, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड वेरियस अदर प्रोफेशनल्स। और जो थर्ड स्टेट का दूसरा सेक्शन था ये थे प्रोलेटेरिएट्स। प्रोलेटेरिएट्स फ्रेंच सोसाइटी का सबसे ज्यादा दबा और कुचला तबका था, और यहाँ पर इलिटरेसी, गरीबी काफी ज्यादा थी इस सेक्शन के अंदर, और इस सेक्शन में ज्यादातर पीजेंट्स, फार्मर्स, आर्टिसंस, लेबर और सर्वेंट्स यहाँ पर इस सेक्शन में मौजूद थे। और ये जो थर्ड स्टेट था इनकी सोशल कंडीशंस काफी ज्यादा खराब थी, बिकॉज ये बियर कर रहे थे हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, और इनको वहां पर सेपरेट टैक्स पे करना पड़ता था टू क्लर्जी एंड नोबिलिटी, यानी कि चर्च को अलग टैक्स देना पड़ता था और गवर्नमेंट को अलग। जो चर्च को दिया जाने वाला टैक्स था उसको बोलते थे टिथ, और ये था 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। और गवर्नमेंट को या स्टेट को दिया जाने वाला टैक्स उसको बोलते थे टेल। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने लायक है कि इस सोसाइटी में एजुकेटेड लोग भी थे जो कि बिलोंग करते थे टू बोर्जोआज। तो 70-80 ऑनवर्ड्स हम ये देखते हैं कि फ्रांस में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो राइज करने लगती है, वो काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, और लोगों में यहाँ गुस्सा डेवलप करना शुरू कर देता है अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी सच एज क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो 1780 ऑनवर्ड्स हम ये देखते हैं कि ये जो फिलोसफर्स थे जिनके बारे में अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, जैसे कि जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो एंड वेरियस अदर्स, इनके जो आइडियाज थे, इनकी जो राइटिंग्स थी, वो फ्रांस में पब्लिक डिस्कशन का, पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनने लगती हैं थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, और इनके आइडियाज डिस्कस किए जाने लगते हैं इन सलून्स, कॉफी शॉप्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। और जो उस टाइम की फ्रांस की गवर्नमेंट थी, लोग यहाँ पर उसको भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, और लोगों के अंदर उसके अगेंस्ट एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा डेवलप होने लगता है। तो 1789 आते आते यहाँ पर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऑन May 5, 1789 जो लुइस 16 थे वो यहाँ एक असेंबली बुलाते हैं ऑफ स्टेट जनरल्स, बिकॉज ये जो 3 स्टेट्स थे जो हमने डिस्कस किए इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वहां पर सिस्टम ये था कि उन्होंने जनरल्स बना रखे थे। तो लुइस 16 फर्दर टैक्सेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक असेंबली कंडक्ट करते हैं, जहां पर के इन स्टेट जनरल्स को भी बुलाया जाता है। बट इस असेंबली में जो थर्ड स्टेट के जनरल्स थे वो यहाँ पर वॉकआउट कर जाते हैं, बिकॉज जो लुइस 16 थे वो यहाँ पर इनकी पर पर्सन पर वोट की डिमांड एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, और वो यहाँ पर इनको फोर्स करते हैं कि जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था पर वोट पर स्टेट का, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग कराई जाएगी। इसी वजह से ये लोग यहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं, और ये जो टैक्स बढ़ने की खबर थी ये काम करती है ताबूत में आखिरी कील का, और लोगों में जो गुस्सा पहले से उबल रहा था और वो यहाँ पर फाइनली बाहर आ जाता है अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जहां पर कुछ खास लोगों को ही महत्व या इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
और असेंबली से वॉकआउट करने के कुछ टाइम बाद ऑन जून 20 1789 थर्ड स्टेट के पीपल ये असेंबल होते हैं इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट और ये यहाँ पर अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं एज द नेशनल असेंबली। और ये थर्ड स्टेट के लोग यानी कि जो कॉमन पीपल थे ये यहाँ पर ये भी कसम खाते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते। और जब फ्रांस में ये सब टर्मोइल चल ही रहा था तभी वहां पर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइस फर्दर राइज कर जाते हैं और जो लोग थे वो वहां पर शॉप्स में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं अगेंस्ट दिस हाइक बाय द गवर्नमेंट। एंड एट द सेम टाइम जो किंग लुई 16 थे वो यहाँ पर ट्रूप्स को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर देते हैं कि वो पेरिस में आकर इसको फोर्सफुली कंट्रोल करें और जिसके रिस्पॉन्स में ऑन जुलाई 14 1789 ये जो एजिटेटेड क्राउड था ये धावा बोल देता है ऑन बेस्टिल जो कि एक प्रिजन कैसले था। तो ये जो जेल थी यहाँ पर कैदी तो ज्यादा नहीं थे लेकिन इसको गिराना बेसिकली एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक सिग्नल था टू द गवर्नमेंट। और ये जो इवेंट है इसको स्टॉर्म ऑफ बास्टिल या फॉल ऑफ बास्टिल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो किंग लुई 16 थे वो फाइनली यहाँ पर इस नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि फ्रांस का इन फ्यूचर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इन पर काम करेगा एज अ चेक। और यहाँ पर जो टैक्स था यानी कि जो क्लर्जी के थ्रू कलेक्ट किए जाने वाला टैक्स था वो अबॉलिश कर दिया जाता है और जो चर्च थे और उनकी वेल्थ थी वो कॉन्फिस्केट कर ली जाती है। एंड ऑन अगस्त 4 1789 यहाँ पर एक लॉ पास किया जाता है जिससे कि फ्यूडल सिस्टम और जो अदर वेरियस टैक्सेस थे वो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाते हैं। और जब 1791 में फ्रांस में नेशनल असेंबली वहां का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वहां पर एक डिफरेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो मोनार्क की जो किंग की पावर्स हैं उनको लिमिट करना और उन पावर्स को बांट देना बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि मॉन्टेस्क्यू की बुक स्पिरिट ऑफ लॉज से बोरो किया गया हुआ आइडिया था। और फिर इस सिस्टम के आ जाने के बाद फ्रांस एक मोनार्की से कन्वर्ट हो जाता है इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पर के लोगों को वोटिंग राइट भी दिया गया था। बट जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप था इसने फ्रांस के सिटीजन्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था और ये दो क्लासेस थे एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कंसीडर किए जाते थे ऑल मैन जिनकी एज 25 से ऊपर हो और जो टैक्स पे करते हो और एक्टिव सिटीजन्स को ही इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट दिया गया वोट देने का। और जो पैसिव सिटीजन्स थे इनको वोटिंग राइट नहीं था और इसमें कंसीडर की जाती थी सारी औरतें और उसके अलावा जो भी जेंट्स थे या जो भी मेल्स थे जो 25 के नहीं थे या जो टैक्स पे नहीं करते थे। तो यहाँ भी आप ये देखेंगे कि जो फ्रांस का पुअर सेक्शन था, जो प्रोलिटेरिएट सेक्शन था, उसको पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल प्रिविलेजेस इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिले थे। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रोटेक्ट करता था राइट टू लाइफ को, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जब फ्रांस में इतना बड़ा चेंज आ जाता है उसके बाद जो वहां के मोनार्क थे लुइस 16 वो यहाँ पर सीक्रेटली बात करने लगते हैं विद अदर मोनार्कीज जो कि यूरोप में थी जैसे कि प्रशिया, ऑस्ट्रिया, और ये सब मिलकर इसका हल तलाशने लगते हैं। बट इन अप्रैल 1792 जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली थी, वो यहाँ पर वॉर डिक्लेयर कर देती है ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया और यहाँ पर लोग अपने आप को वॉलंटियर करते हैं टू ज्वाइन द आर्मी बिकॉज वो इसको देख रहे थे एज अ वॉर बिटवीन पीपल एंड किंग एंड ऑल एरिस्टोक्रेसीज इन होल यूरोप। और जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर कुछ जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में घुस गए थे और कुछ उल्टे सीधे क्लॉज उन्होंने यहाँ पर इसमें फीड करा दिए थे जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास था यानी कि जो बोर्जोआस थे, जो रिचर सेक्शन था, उसको तो अपने राइट्स यहाँ पर मिल गए थे। बट जो प्रोलिटेरिएट थे, जो वीकर सेक्शन था जैसे कि पीजेंट, फार्मर्स, आर्टिसंस, सर्वेंट्स, ये अब भी अपने पॉलिटिकल राइट से डिप्राइव थे। तो यहाँ पर ये सब मिलकर जो शॉपकीपर्स, आर्टिसंस
और शू मेकर, पेस्ट्री कुक, जो वीकर सेक्शन था ऑफ द सोसाइटी, ये सब मिलकर यहाँ पर फॉर्म करते हैं जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर बनते हैं मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही रॉबेस्पियर थे जिनके रेन को आगे चल के रेन ऑफ टेरर कहा गया। ये यहाँ पर प्लान करते हैं कि जो पेरिस के लोग हैं ये उनको अपने साथ यहाँ पर मिला लेंगे, बिकॉज जो पेरिस के लोग थे वो भी उस टाइम पर गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नाराज थे, बिकॉज पेरिस में भी खाने की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जो कैपिटल था जब उसकी ये कंडीशन थी तो बाकी फ्रांस की क्या कंडीशन उस टाइम पर रही होगी। तो इसी सब के चलते जो वहां की पब्लिक थी, और ये जो जैकोबिन क्लब था, ये ऑन अगस्त 10 1792 हमला कर देता है ऑन द पैलेस ऑफ द किंग, और वहां पर जो किंग्स के गार्ड थे उनको मैस्कर कर दिया जाता है और किंग को बंदी बना लिया जाता है। और फिर जो नेशनल असेंबली थी उसको डिसॉल्व करके यहाँ पर एक असेंबली बनाई जाती है जिसको बोला जाता है कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन डिक्लेयर करता है फ्रांस को एक मोनार्कियल स्टेट के बजाय एज अ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। और जो किंग और उनकी फैमिली थी उनको डिटेंशन में डाल दिया जाता है ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, और जो लुइस 16 थे फाइनली उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और उनकी जो क्वीन थी बाद में उनको भी डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है और उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसमें 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, एंड 1793 ऑनवर्ड्स फ्रांस में स्टार्ट होता है रेन ऑफ टेरर अंडर द रूल ऑफ मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन था कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर या उससे पहले कौन सी करेंसी चलती थी, और आपके ऑप्शंस थे फ्रेंच फ्रैंक, शेकिल, लिवरे, यूरो। तो इसका राइट आंसर फ्रेंच फ्रैंक भी नहीं, शेकिल भी नहीं, यूरो भी नहीं, इसका राइट आंसर है लिवरे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।